सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में नियमित तौर पर मिलता है बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच, जिसे हम आप तक लाने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के किसी महत्वपूर्ण खंड से बाबा साहब का स्पीच हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के अंतर्गत बाबा साहब का ऐसा ही क्रांतिकारी भाषण हम लेकर आप तक उपस्थित हैं, जो बाबा साहब ने दिया था 19 मार्च 1927 को। 19 मार्च 1927 को बाबा साहब एक क्रांतिकारी संबोधन देते हैं, जो कि हम आपको बता दें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 के पेज नंबर यहाँ पर 32 पर प्रकाशित है, जिसका विषय बहुत स्पष्ट तौर पे हम आपको बता देते हैं। जागृत की ज्योति को कभी भी बुझने न दे, ये बात बाबा साहब कहते हैं। इस दिन 19 मार्च 1927 को जब बाबा साहब स्पीच देते हैं, तो ये बहुत बड़ा स्पीच है। इस खंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो पेज नंबर 32 से लेकर पेज नंबर 47 तक प्रकाशित बाबा साहब का स्पीच है, जिसे हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे 4 भागों में, ताकि जो स्पीच है, स्पीच का जो भाग है, डॉक्टर अम्बेडकर संदेश का जो पार्ट है, वो ज़्यादा लंबा ना हो, जिसे आप आसानी से सुन सकें, आसानी से समझ सकें। तो आज पहला भाग लेकर हम उपस्थित हैं इसी स्पीच का। क्या कुछ बाबा साहब इसमें कहते हैं। जन जागरण के हिसाब से देखा जाए तो आज का भाषण, आज का भाग, ये प्रथम भाग बहुत ही क्रांतिकारी होने वाला है। तो इसी आह्वान के साथ कि इस स्पीच को, इस जो पार्ट पहला प्रथम भाग है, उसको आप अंत तक जरूर देखिएगा। इसी निवेदन के साथ हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हैं। बहुत ही क्रांतिकारी जन जागरण के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आज का ये स्पीच बाबा साहब का, जो बाबा साहब के इस शब्दों में हूबहू आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। तो आज का विषय हमने पहले ही आपको अवगत करा दिया है कि जागृत की ज्योति को कभी भी बुझने ना दें, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा इतिहास क्या है, बहुजनों का इतिहास क्या है, बहुजनों का किस तरह का इतिहास है, तो एक यूँ कहें कि इस आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में एक बड़ा संदेश आपको मिलेगा, बड़ी सीख मिलेगी, जिससे आप समझ पाएंगे, अपना इतिहास जान पाएंगे। बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वह अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। अगर आप चाहते हो कि भविष्य का निर्माण कर सकें, इसलिए इतिहास जानना पड़ेगा। और इतिहास जानने के दृष्टिकोण से आज का क्रांतिकारी स्पीच बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पहला भाग लेकर हम उपस्थित हैं। पेज संख्या 32 से 35 तक का प्रथम भाग के रूप में हम लेकर उपस्थित हैं। कोलाबा जिला बहिष्कृत परिषद का सम्मेलन महाड़ के मंडल के नाटक गृह में मार्च 1927 की 19 मार्च यानी कि 19 मार्च शनिवार और 20 मार्च रविवार को आयोजित किया गया था। सम्मेलन में 3000 से ज़्यादा अस्पृश्य लोग शामिल हुए थे। का उद्देश्य संक्षेप में बताया। इसके पश्चात नियमानुसार प्रस्ताव और अनुमोदन देने के बाद सम्मेलन के नियोजित अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, यहाँ पर बाबा साहब की डिग्रियों का भी जिक्र किया गया है, MA, PhD, DSc, बार एट लॉ ने अपना स्थान ग्रहण किया और उन्होंने अपने भाषण में कहा, शहदग्रस्त जनों, आज आपने मेरा सम्मान किया, इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। जब इस परिषद की अध्यक्षता करने का मुझसे अनुरोध किया गया तो उस समय मैं अपने स्वभाव के अनुसार टालने की सोच रहा था, लेकिन जब लगा कि इसे टाला नहीं जा सकता और टालने पर लोगों में क्षोभ पैदा होगा, ये जानकर मैंने कोई ना नुकुर किए बगैर संतोष से ये जिम्मेदारी स्वीकार की और उसके अनुसार मैं आपके सामने खड़ा हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि सज्जनों, एक तरह से यहाँ आकर मुझे खुशी ही हो रही है, जिसे तिसे अपने मूल स्थान के बारे में अभिमान ना भी हो, मगर प्रेम तो होता ही है। मेरे पिताजी रिटायर होने के बाद स्थायी निवास के उद्देश्य से दापोली आकर रहे। मैंने अपनी पढ़ाई का पहला पाठ दापोली में ही पढ़ा था, लेकिन परिस्थितियों के कारण मैं जब 5-6 वर्ष का था तब घाटी की तलेटी छोड़नी पड़ी।
उसके बाद घाटी के शिखर पर ही मेरा आज तक का जीवन व्यतीत हुआ है। आज 25 वर्ष बाद मैं घाटी के नीचे उतर रहा हूँ। जिस क्षेत्र को प्रकृति ने अपने सौंदर्य से सजाया है, उस क्षेत्र में आकर किसको खुशी नहीं होगी। जिसे इस प्रदेश में अपनी मातृभूमि होने के कारण प्रेम है, उसका आनंद दोगुना हो जाए तो अचरज नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहे बिना नहीं रह सकता कि आज के अवसर पर मुझे जितनी खुशी हो रही है उतना खेद भी है। आखिर किस बात का खेद है, ये जानने के लिए हमें आज का पूरा स्पीच बाबा साहब का देखना चाहिए, सुनना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि एक समय ये प्रदेश अस्पृश्य जाति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत आगे था। एक ज़माने में यह अस्पृश्य जाति के लोगों से भरा हुआ था। इसी तरह सफ़ेद पेशा लोगों को छोड़कर अन्य वर्गों की तुलना में अस्पृश्य समुदाय की शिक्षा में आगे था। ये उन्नति जिन कारणों से हुई, उनमें सेना की नौकरियां एक बहुत महत्वपूर्ण कारण थी। ब्रिटिश राज शुरू होने से पहले अस्पृश्य लोगों के लिए अपना भविष्य संभालने के लिए कितनी गुंजाइश थी, इस बारे में आज कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन उन दिनों छुआछूत की भावनाएं इतनी प्रबल थी कि अस्पृश्यों पर उनकी परछाई भूल से भी न पड़ जाए, इसलिए अस्पृश्यों को चक्कर काट कर जाना पड़ता था। थूक से रास्ता प्रदूषित होगा, इसलिए गले में मटका बांधकर घूमना पड़ता था, और पहचाना जा सके इसलिए हाथ में काला धागा बांधना पड़ता था। ये इतिहास बताते हैं बाबा साहब। एक संक्षिप्त यूँ कहें कि इतिहास बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का अस्पृश्यों का इतिहास रहा, किस तरह से अस्पृश्यों के पर शोषण, अत्याचार का प्रहार किया गया। इस बात को यहाँ पर बाबा साहब आंदोलित करते हुए समाज को बताते हैं। एक बात हमें और समझनी होगी, यहाँ पर बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हाथ में जो काला धागा बांधना पड़ता था ताकि ये पहचान किया जा सके कि सामने वाला व्यक्ति जो आ रहा है, काला धागा बंधा है, तो वो समझ जाते थे कि यह अस्पृश्य है और इससे हम बच सकें या उसको हम आदेशित कर सकें कि दूर से निकले। तो इस तरह से एक पहचान बनाया गया कि आप काला धागा बांधे हैं, किसी तरह का धागा बांधे हैं, इस तरह जिससे आपकी पहचान होती है। तो इसलिए समाज के लिए जन जागरण के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण बात है, इसको कोट कर लेना चाहिए हम सभी को कि यदि हमारे समाज में अभी भी इस तरह की चीज़ें हैं, कोई काला, लाल, पीला धागा बांधता है, तो ये आपकी उसकी निशानी है, गुलामी की निशानी है, मानसिक गुलामी होने का परिचायक है। इसलिए आज ही काला धागा हमें अपने आप से अलग कर देना चाहिए। उस समय प्रगति की गुंजाइश होगी, लेकिन बहुत थोड़ी ही रही होगी। जब अंग्रेजों ने इस देश में कदम रखा, तब इस प्रांत के अस्पृश्य लोगों को सिर ऊपर उठाने का मौका मिला। इस अवसर का लाभ उठाकर उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि उनके भीतर कितना शौर्य, कितना तेज, कितने उच्च दर्जे की बुद्धिमत्ता है। यदि इसका सबूत ही चाहिए तो बस पुरानी आर्मी लिस्ट की फाइलें उलट पलट कर देख लीजिए। यदि मैं विस्तार से बताने लगा कि इस प्रदेश से अस्पृश्य वर्ग के कितने लोग सूबेदार बने, कितने जमादार बने, कितने हवलदार बने, नॉर्मल स्कूल जैसे स्कूलों में पढ़कर कितने हेडमास्टर के पद तक पहुँचे, कितने लोगों ने एजुटेंट क्लर्क और क्वार्टर मास्टर क्लर्क जैसे जिम्मेदारी के पदों पर बखूबी काम किया, तो भाषण लंबा हो जाएगा। इतना बताना काफ़ी होगा कि एक समय अस्पृश्य वर्ग केवल सेवक के रूप में ही काम करता था। वही वर्ग सेना में नौकरी के कारण अधिकार संपन्न होकर दूसरे वर्गों पर हुक्म चलाने लगा। ये कहने में हर्ज नहीं है कि फौज की नौकरी के कारण हिंदू समाज की श्रेणीबद्ध रचना में एक क्रांति हुई थी। ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं। जिन महार चमारों को मराठा और अन्य लोग छूने नहीं देते थे और उनके जोहार और राम राम न करने पर अपमानित महसूस करते थे, वही मराठा सिपाही, महार चमार, सूबेदार को अदब से सलामी देने लगे। और अगर वे कह दें तो उनमें आंखें ऊपर करके देखने की हिम्मत नहीं होती थी। ये कहा जा सकता है कि इससे पहले इस देश के किसी भी प्रांत में अस्पृश्य जाति के लोगों को इतना अधिकार नहीं मिला था। इस प्रांत के अस्पृश्य वर्ग के लोगों ने अपना दर्जा ऊंचा किया था और इतना ही नहीं तो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई थी। उनमें से 90% लोग साक्षर थे। बहुत बड़ी बात यहाँ पर है, 90% साक्षर होना बहुत बड़ी बात है।
और उस जमाने में इतना ही नहीं तो 50% लोग भी तो ऊंचे दर्जे के शिक्षित थे। खास तौर पर गौर करने की बात यह है कि शिक्षा का प्रसार केवल पुरुषों में ही नहीं था, स्त्रियों में भी था। कुछ स्त्रियां शिक्षा में इतनी प्रवीण थी कि पुरुषों की सभाओं में पुराणों का अन्वयार्थ बताती थी। शिक्षा में इस प्रगति का श्रेय सेना का पेशा बहुत हद तक कारण है। बाबा साहब कहते हैं कि उस समय अगर हमारे अस्पृश्य समाज में, खासकर इस प्रदेश में जहाँ पर बाबा साहब स्पीच दे रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था। तो उसका कारण क्या है? कारण बाबा साहब कहते हैं कि चूँकि सेना में अधिकांश लोग सेना में नौकरी करते थे, कोई हवलदार था, कोई सूबेदार था। तो इस तरह जब सेना में जो लोग नौकरी करते थे अंग्रेज़ों की सेना में, तो उनका कद बहुत ऊंचा होता था। उनकी बात को नज़रअंदाज करना किसी के लिए बहुत मुश्किल था, चाहे वो किसी स्कूल का हेडमास्टर हो या टीचर रहा हो या किसी स्कूल का मैनेजर, प्रबंधक। तो किसी स्कूल को उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने में मनाही करने में बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि वो लोग सेना में थे, अस्पृश्य समाज के लोग सेना में थे, विभिन्न पदों पर थे, सम्मानजनक पदों पर थे। तो यही बात बाबा साहब कहते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग सेना में थे और इसलिए यहाँ की सर्वाधिक प्रगति हुई है। कोलाबा जिला की बात हम कर रहे हैं, जहाँ पर बाबा साहब ने बाबा साहब स्पीच दे रहे हैं, कोलाबा जिले में, वहीं की बात हो रही है। बाबा साहब कहते हैं कि बहुत सारे लोग खेद प्रकट कर कहते हैं कि अंग्रेज़ों का राज शुरू होकर 150 वर्ष हो गए, फिर भी प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य नहीं बनाया गया, और कहते हैं कि कम से कम अब तो इसे शुरू किया जाना चाहिए। उन्हें एक बात पता नहीं है, ऐसा लगता है शिक्षा प्रेमी लोग हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी पर आरोप लगाते हैं कि कंपनी ने शासन करते हुए केवल अपने फायदे पर ध्यान दिया, लोगों की शिक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ये आरोप पूरी तरह से सही नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि ये आरोप जो लग रहा है ये पूरी तरह से सही नहीं है, बल्कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी मिलिट्री में नौकरी की है वे गवाही दे सकते हैं कि कंपनी के राज में शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य थी। प्राथमिक शिक्षा लड़कों के साथ ही लड़कियों को भी समान रूप से दी जाती थी। लड़कों के लिए तो प्राथमिक शिक्षा के अलावा माध्यमिक शिक्षा भी अनिवार्य थी। ये बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब इतिहास याद दिलाते हैं कि जब कंपनी का शासनकाल भारत देश में था, 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे पहले की बात बाबा साहब कहते हैं, तो उस समय लड़के और लड़कियों के लिए शिक्षा अनिवार्य थी। यहाँ पर प्राथमिक जो शिक्षा है वो अनिवार्य थी, लेकिन लड़कों के लिए माध्यमिक शिक्षा भी अनिवार्य थी। ये बात बाबा साहब कहते हैं। अनिवार्यता, बाबा साहब कहते हैं कि अनिवार्यता इतना आसान मामला भी नहीं था। बच्चा स्कूल ना जाए तो अभिभावक जुर्माना भरकर छूट नहीं सकते थे। यानी कि अनिवार्य शिक्षा का मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने में जब उस समय कंपनी शासन कर रही थी, तो उस समय अभिभावक पर जुर्माना, फाइन पड़ता था अगर वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजता था। तो एक खास तौर पर ध्यान देने की बात यह है कि ये शक्ति केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं थी। नए भर्ती हुए वयस्क रिक्रूटों को भी रात के स्कूल में जाना अनिवार्य था। यानी कि 1857 की क्रांति से पहले रात में स्कूल जो चलते थे, नाइट बोर्ड चलते थे, स्कूल चलते थे, तो उसमें जो इवनिंग क्लासेस लगती थी उसमें वयस्क लोग शिक्षा ग्रहण करते थे और उनका भी जाना अनिवार्य होता था। कंपनी का राज खत्म होने के बाद अंग्रेज बादशाह का राज शुरू हुआ। बाबा साहब कहते हैं और 57 की बगावत को दबाने के बाद जब अंग्रेज सरकार ने भारत की सैन्य संबंधी जांच करने के लिए कमीशन गठित किया, तो उसमें कई गवाहों ने कहा कि यदि सेना में शिक्षा का प्रसार हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। ये यहाँ के लोगों ने अंग्रेज़ों की ये सलाह दी कि अगर आप शिक्षा इसी तरह से सेना में निःशुल्क करते रहे, सेना के लोगों के लिए, उनके परिवार के बच्चों के लिए, तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। ऐसा भयभीत किया। उससे भयभीत होकर मिलिट्री विभाग में जारी शिक्षा की तरफ से पहली बार अनदेखी की गई और फिर उसे बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। आगे चलकर इसको खत्म कर दिया गया और यही कारण बाद में समाज कहता है कि अंग्रेज़ों ने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि कंपनी का शासन था तो बहुत ध्यान दिया गया। खैर, जब तक ये शिक्षा जारी थी तब तक अस्पृश्य वर्ग का काफ़ी फायदा हुआ। उन्होंने इस शिक्षा का जितने अच्छे ढंग से उपयोग किया उस पर गर्व होना स्वाभाविक है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस शिक्षा प्रसार के कारण अस्पृश्यों के पास जो ग्रंथ संग्रह हुआ वह उनकी संख्या की तुलना में असामान्य था। श्री धर स्वामी के हस्तलिखित ग्रंथ तो इतने मिल जाएंगे कि कई गाड़ियां भर जाएं।
लेकिन मुकुंदराज, ज्ञानेश्वर, मुक्तेश्वर आदि महाराष्ट्र के पुराने और महान कवियों के ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां मैंने कई अस्पृश्यों के संग्रह में देखी हैं। मेरा विश्वास है कि अस्पृश्यों के यहाँ कई दुर्लभ ग्रंथ मिल सकते हैं। ये बात कम प्रचलित है कि ज्ञानेश्वर महाराज ने पंचीकरण नामक ग्रंथ लिखा था, लेकिन मैंने इस ग्रंथ को मेरे एक दिवंगत मित्र के घर देखा था। कुछ वर्ष पहले श्री पांगारकर ने केसरी में विज्ञापन दिया था कि किसी के पास राघव चित्त घन कवि का लिखा ज्ञान सुधा हो तो सूचित करें। यदि उन्हें इस पुस्तक की हस्तलिखित प्रति नहीं मिली तो उन्हें ये पुस्तक मेरे एक अस्पृश्य मित्र के घर देखने को मिल सकती है। जिन अस्पृश्य जाति के लोगों के लिए जब ज्ञान के सारे दरवाजे बंद थे, उस समय उन्हें इस तरह का ग्रंथ संग्रह करने के लिए कितने कष्ट उठाने पड़े होंगे, कितना पैसा खर्च करना पड़ा होगा, इसका विचार किया जाना चाहिए। इस बारे में दो राय नहीं हो सकती कि ज्ञान की यह जिज्ञासा उस समय के समाज के लिए भ्रमण की तरह थी। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी कहा जा सकता है कि उस समय के लोगों ने अपने ज्ञान का उचित ढंग से उपयोग किया। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का वर्गीकरण करें तो ये दिखाई देगा कि कुछ लोग नाम तो कुछ लोग काम के लिए इस क्षेत्र में आते हैं। इनमें नाम के लिए आने वालों की तादाद ही ज़्यादा होती है। पूना के लोग कहते हैं कि अस्पृश्यों में आई जागृति के कारण मूल निर्माता हम ही हैं। मुंबई में भी कई लोकप्रिय लोग हैं जो इसका श्रेय लेते हैं। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, भारतीय निराश्रित सहकारी मंडल वालों का कहना है कि अस्पृश्यता में जागृति हमारे कारण हुई है। जो लोग इस तरह से सम्मान मांगते हैं उनके बारे में यही कहना पड़ेगा कि उन्हें अस्पृश्य आंदोलन का सही इतिहास पता होना चाहिए। शोध करने पर यह पता चलेगा कि मुंबई क्षेत्र में अस्पृश्य समाज में काम करने के लिए जो संस्थाएं शुरू हुई उनमें दोष परिहारक मंडल पहली संस्था थी। 1893 में जब सेना में अस्पृश्यों की भर्ती अनिवार्य पर पाबंदी लगाई गई तो उस समय इस संस्था ने महादेव गोविंद रानाडे की सहायता से सरकार को एक अर्जी दी। इससे स्पष्ट होता है कि इस संस्था का संपर्क बड़े बड़े लोगों से था। 1897 में इस संस्था ने वर्तमान पार्टी को एक प्रश्नावली भेजी थी। उसमें दलील दी गई कि आपको समाज सुधार किए बगैर राजनीतिक सुधारों की मांग करने का क्या अधिकार है। इसे दिखाई देता है कि संस्था में कितना जोश था। 1898 में जब सर हर्बर्ट रिसेल साहब ने भारतीय लोगों के रीति रिवाजों का संकलन करना शुरू किया तो उन्होंने एक प्रश्न सूची इस संस्था को भेजी थी। इससे स्पष्ट है कि संस्था इतनी महत्वपूर्ण हो गई थी कि सरकार भी उससे सलाह मशवरा करने लगी थी। ये मैं सबूतों के आधार पर कह रहा हूँ। इस संस्था के सारे कागजात अब मेरे पास हैं। इस संस्था की स्थापना रत्नागिरी जिले के दापोली में हुई थी। इससे स्पष्ट होता है कि सबसे पहले अस्पृश्य उन्नति का आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो वो इस संस्था और इस क्षेत्र को देना होगा। इस संस्था के नेताओं ने केवल समस्याएं दूर करने का काम किया है ऐसा नहीं है, लेखन के द्वारा जागृति का भी काफ़ी काम किया है। सत्यशोधक समाज के प्रणेता ज्योतिबा फूले के कई सच्चे साथी और उत्साही शिष्यों में से बहुत से इस संस्था के संचालकों में से थे। एक नाम का उल्लेख किए बगैर मुझसे रहा नहीं जा रहा। ये व्यक्ति हैं गोपाल बुबा बलंगर। उन्होंने अपने लेखन के द्वारा जो जागृति की है वो असामान्य है। जिन्हें इसके बारे में जानना है उन्हें दीनबंधु के पुराने अंक देखने चाहिए तो पता चलेगा। क्रमशः आगे अगले संदेश में हम जो द्वितीय भाग है, तृतीय भाग और चतुर्थ भाग लेकर आप सभी के समय उपस्थित होंगे। नियमित सुबह 5 बजे आप YouTube चैनल आवाज़ का ऑफिशियल सर्च करें और आप देखेंगे कि आपको डॉक्टर अम्बेडकर संदेश नियमित सुबह आपको मिल जाएगा। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। बाद बाकी हम आपको बता दें कि आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने में सफल रहे। प्रेरणा स्रोत मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का नई दिल्ली। संकलनकर्ता गृह परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार। आपके ही जो ये मैसेज आप देख पा रहे हैं रिटर्न मैसेज, आपके ही माध्यम से ये रिटर्न मैसेज हम तक पहुंचता है और वीडियो बनाना आसान हो जाता है। आपका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए हम आपको बता दें, हम प्रस्तुतकर्ता गृह में सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ। तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।